क्लास आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि हम लोग आज अपने विलेन चैप्टर का वन शॉट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसमें। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड है हमारा विलेन, जिसमें सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि विलेन को अगर हम लोग डिवाइड करें, समझे कि विलेन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं विलेन। तो आप देखिए यहां पर विलेन जो है, अगर हम मात्रा के आधार पर देखें, किसके आधार पर देखें, मात्रा मतलब क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा के आधार पर विलेन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बेटा तनु विलेन और एक होता है सांद्र विलेन। एक होता है तनु विलेन और एक होता है सांद्र विलेन। और विलेयता के आधार पर अगर देखा जाए, किस आधार पर, विलेयता के आधार पर, तो एक होता है संतृप्त विलेन और एक होता है असंतृप्त विलेन। ठीक है सॉरी। अब देखिए तनु विलेन और सांद्र विलेन क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो बेटा कि विलेन, अगर हम बात करें कि विलेन बनता कैसे है, तो विलेन कैसे बनता है बेटा, जब विलेय और विलायक, जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, विलेन बनता है। जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, विलेन बनता है। तो तनु विलेन और सांद्र विलेन क्या होगा वो समझिएगा। तनु विलेन जब विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा, विलेय की मात्रा कम होगी, विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी अगर किसी विलेन में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तनु विलेन। और जब विलेय की मात्रा, विलेय जिसको मिलाया जा रहा है, जो मिल जा रहा है, विलेय की मात्रा अधिक होगी, क्या होगी बेटा, अधिक होगी, कहां पर, किसी विलेन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलेन। जब विलेय की मात्रा कम होगी तो तनु विलेन, जब विलेय की मात्रा अधिक होगी तो सांद्र विलेन। कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए, अगर हमने क्या किया बेटा, हमने 1 लीटर विलेन बनाया है। हमने क्या किया है, 1 लीटर विलेन बनाया। किस चीज का है विलेन वो, तो चीनी और पानी का। विलेन किसका है, चीनी और पानी का, समझिएगा, चीनी पानी का विलेन है। ठीक है, चीनी पानी का विलेन है। तो इस चीनी पानी के विलेन में अगर चीनी पानी ले लो, नमक ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब समझिएगा, हमने ये 2 कंटेनर ले लिया, ऐसे समझो, ये 2 कंटेनर ले लिया, 2 कंटेनर में दोनों में बराबर मात्रा है। ठीक है, दोनों में विलेन की मात्रा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। कितनी रहेगी, 1 लीटर। दोनों में, इसमें भी 1 लीटर है और इसमें भी टोटल विलेन कितना है, 1 लीटर है। बस अंतर क्या है समझिएगा, हमारे पास क्या है, चीनी है यानी शुगर है, और हमारे पास क्या है, पानी यानी वाटर है, SW। S से आपका शुगर हो गया, चीनी हो गया, और W से आपका पानी हो गया। इसमें भी आपका क्या है, चीनी है और पानी है, ध्यान समझिएगा, चीनी पानी दोनों में है। बस अंतर क्या है कि ये जो चीनी पानी मिला के 1 लीटर बनाया गया और ये जो चीनी पानी मिलाकर 1 लीटर बनाया गया, इसमें जो चीनी की मात्रा है इसमें कितनी है, मान लेते हैं 100 ग्राम। इसमें चीनी की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। इसमें जो चीनी की मात्रा है, चीनी की मात्रा है कितनी है बेटा, 200 ग्राम। मान लिया हमने, दिख नहीं रहा है तो मान लो, इसमें चीनी की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम, और इसमें चीनी की मात्रा कितनी है, 200 ग्राम। चीनी को पानी में मिलाया जाता है। तो इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि तनु विलेन कौन सा होगा, तो जिसमें विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी। देखो इसमें 100 है और इसमें कितना है, 200 है। इसमें 100 है और इसमें कितना है, 200 है। तो पानी में मिलाया गया है तो बना कितना है बेटा, 1 लीटर ये भी है, 1 लीटर ये भी है, दोनों की मात्राएं बराबर हैं। तो जिनकी मात्रा कम होगी वो कौन सा विलेन कहलाएगा, तनु विलेन।
और जिसमें मात्रा ज्यादा होगी विलेय की वो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। यानी तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की। सॉरी, अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की। संतृप्त तृप्त हो जाना और असंतृप्त अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं। यानी अब फिर से वही चीज समझिए, आप एक कंटेनर ले लो, उस कंटेनर में पानी ले लो, उस कंटेनर में क्या ले लो, पानी ले लो, और पानी लेने के बाद इस कंटेनर में आप क्या शुरू किए, मिलाना शुरू किए। क्या चीज बेटा, इस बार नमक मिलाते हैं, सॉल्ट, ये भी एस से, ठीक है, नमक मिलाना शुरू किए इस पानी में, या चीनी, सॉल्ट, जो भी आप मिलाओ, ठीक है। तो जब आप चीनी या नमक मिलाना शुरू करोगे तो अगर आपने पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाया या 1 चम्मच नमक मिलाया तो वो मिल जाएगा पूरी तरीके से। फिर 1 चम्मच मिलाया, फिर मिल गया, फिर मिलाया, फिर मिल गया, फिर मिलाया, मतलब आप मिलाते जाओगे और वो क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो मिलना बंद हो जाएगा। यानी अब उसमें और ज्यादा आप चीनी या और ज्यादा नमक या और कुछ भी आप उसमें और मिला नहीं सकते और वो उसमें नहीं घुलेगा। तो जब घुलना बंद हो जाए, जब विलेय की मात्रा विलायक में और अधिक न घोली जा सके, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। अब वो तृप्त हो गया, मतलब अब उसको और विलेय की जरूरत नहीं है। तो जहां और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता वो क्या कहलाएगा, संतृप्त। और असंतृप्त, सॉरी असंतृप्त नहीं है, सॉरी बेटा, अति संतृप्त, और नहीं है ना, असंतृप्त क्या हो जाएगा, जब तक मिला रहे हैं जब तक वो संतृप्त नहीं हुआ है। और ये देखो ये क्या है, अति संतृप्त। अति संतृप्त मतलब जब संतृप्त के बाद आपने और 1-2 चम्मच मिला दिया तो चीनी क्या हो जाएगी, ज्यादा मात्रा में हो जाएगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, अति संतृप्त। बात समझ में आ गया, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, ऐसे समझो, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, जिसमें और अधिक विलेय न मिलाया जा सके, ठीक है। और अधिक विलेय अगर नहीं मिलाया जा सकेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। और असंतृप्त क्या होगा, अगर हम असंतृप्त की बात करें, किसकी बात करें बेटा, असंतृप्त की बात करें, तो संतृप्त होने के पहले का सारा क्या रहेगा बेटा, असंतृप्त। और अति संतृप्त क्या होगा, संतृप्त से ज्यादा, मतलब वो विलयन संतृप्त हो गया है, उसके बाद भी उसमें क्या किया गया, और अधिक विलेय मिला दिया गया। क्लियर है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की विलेय, विलायक, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। देखिए विलेय किसे कहते हैं, तो विलयन का वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है। विलयन का वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है बेटा, कम मात्रा में पाया जाता है, क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और विलायक क्या होता है बेटा, विलायक क्या होता है, तो विलयन का वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा, अधिक मात्रा में पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हमने बात की विलेयता के आधार पर। तो विलेयता होता क्या है, विलेयता किसे कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, ध्यान समझिएगा, पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को
संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। 100 ग्राम विलायक को क्या करने के लिए बेटा, संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है। 100 ग्राम मात्रा को संतृप्त करने के लिए जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगा बेटा, विलेयता कहलाएगा। चलिए अब ये देखिए, विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है हमारे, जैसे ताप। आप ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ती जाएगी, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे आप नमक को मिलाओ और चीनी को मिलाओ, तो अब बताओ नमक जल्दी मिलेगा या चीनी जल्दी मिलेगा? जाहिर सी बात है ना, चीनी से के कंपेयर में नमक आपका क्या होगा, जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, विलेय के कणों के आकार पर क्यों जल्दी मिल रहा है? कणों के आकार क्या होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना देर में विलेय होगा। सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव मतलब जब दो सेम हो, सम आयन, उनके आयन क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए, तब वो जाके मिलेंगे, नहीं तो वहां पे वो विलेय नहीं होगा। जैसे पानी में अगर हम तेल मिलाएं, पानी में अगर तेल मिलाया जाए तो वो उसमें विलेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि वो सम आयन यानी समान आयन के नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार की अगर हम बात करें, विलयन के प्रकार की अगर हम बात करें बेटा, तो विलयन के 3 प्रकार हैं। एक होता है बेटा गैसीय विलयन, एक होता है गैसीय विलयन, एक होता है द्रव विलयन और एक होता है ठोस विलयन। गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन किस आधार पर बनाया गया है तो वो समझिएगा। जब हमारा विलायक क्या होगा बेटा, गैस होगा। विलायक क्या हो, गैस हो, तो उससे जो विलयन तैयार होगा उसको हम कहेंगे गैसीय विलयन। अगर विलायक हमारा क्या होगा बेटा, द्रव होगा, तो उससे जो विलयन तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव विलयन। वहीं अगर विलायक हमारा क्या होगा, ठोस होगा, तो उससे जो विलयन तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, ठोस विलयन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब विलायक तो सेम है, अब इसमें जो विलेय है वो बदलता रहेगा। बदलता रहेगा मतलब एक बार आपको गैस लेना है, फिर द्रव लेना है, फिर क्या लेना है, ठोस लेना है। उसी तरीके से यहां पर गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव और ठोस। यानी एक बार जब गैस को गैस में मिलाएंगे, एक बार जब द्रव को गैस में मिलाएंगे तो जो विलयन तैयार होगा, एक बार ठोस को गैस में मिलाएंगे तो जो विलयन तैयार होगा वो गैसीय विलयन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। गैस का गैस में मिश्रण, गैस का गैस में मिश्रण क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नेचर में, प्रकृति में हमारा उपस्थित है, वो क्या है, गैस है ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे, उनका विलयन कैसा विलयन हो जाएगा, गैसीय विलयन हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, अगर किसमें किसको मिला दिया जाए, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है, और नाइट्रोजन क्या है बेटा, गैस है। तो वो क्या बनाएगा आपका, कैसा विलयन बनाएगा, गैसीय विलयन बनाएगा। अच्छा, जब कपूर में नाइट्रोजन को मिलाया जाए, कपूर में नाइट्रोजन, कपूर आपका ठोस अवस्था में, नाइट्रोजन आपका किस अवस्था में पाया जाएगा, गैस अवस्था में। उसी तरीके से गैस का द्रव में, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुआ एथेनॉल, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। अब ये जो लिखा है यही आपको नहीं याद करना है, आप अपने हिसाब से देखो। ठोस को द्रव में मिलाना है, चीनी मिलाओ ना पानी में, नमक मिलाओ पानी में। द्रव को द्रव में मिलाना है, तो यहां पे लिखा हुआ देखो ना, एथेनॉल, तो एथेनॉल को पानी में मिला दो। सिरका है उसको पानी में मिला दो, दूध है उसको पानी में मिला दो। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, गैस का ठोस में, हाइड्रोजन का पैलिडियम में विलयन। द्रव का तो पारे का सोडियम में, पारा हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठोस का ठोस में, तांबे का सोने में विलयन, तांबे का सोने में विलयन। हम लोग, आपके घर में जितने भी सोने के गहने पड़े होंगे,
वो सारे गहने में से कोई भी आपका 24 कैरेट का नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया होगा, क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। गोल्ड पॉसिबल है लेकिन उससे ऑर्नामेंट यानी गहने बनाने हमारे पॉसिबल नहीं है। तो तांबे का सोने में विलयन, बात समझ में आया यहाँ पे? ये हमारे कुछ प्रकार थे किसके? विलयन के। अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी। जिनका नाम क्या था बेटा? हेनरी। हेनरी ने एक नियम दिया, हेनरी ने नियम दिया था, किस आधार पर बेटा? विलेयता के आधार पर हेनरी ने नियम दिया था। और वो नियम क्या कहता है? देखिए, पहला 2 पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया था, दोनों का मतलब वही है, बस अलग अलग वे में उन्होंने बताया था कि अगर ताप स्थिर हो, ताप क्या हो बेटा? स्थिर हो, तो गैस की द्रव में विलेयता, अगर हम ताप को क्या कर दें? स्थिर कर दें, तो गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है बेटा? आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या बोला गया? द्रव में विलेयता, किसकी? गैस की द्रव में विलेयता विलयन के आंशिक दाब के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। और विलेयता को हम लोग सॉल्युबिलिटी एस से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? एस से। और क्या कह रहा है? समानुपाती होगा। किसके होगा बेटा? दाब के, आंशिक दाब के, पी के क्या होगा आपका? समानुपाती होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला? वही सेम चीज है। हेनरी के नियम निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है बेटा? स्थिर ताप पर, ताप आपको स्थिर रखना है। क्यों? क्योंकि गैस है ना, जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे वो क्या हो जाएगा? और फ्री हो जाएंगे, और मोशन करने के लिए वो फ्री हो जाएंगे। तो स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज, गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला? विलयन का मोल प्रभाज जो होगा वो आंशिक दाब के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कुछ ऐसा समझो, मोल प्रभाज और आंशिक दाब, आंशिक दाब को हम पी से माने, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होगा किसके? मोल प्रभाज के। और मोल प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? काई से। और किसके मोल प्रभाज? विलयन में मोल प्रभाज के क्या होगा? समानुपाती, तो x काई हो गया। अब हम जानते हैं कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं बेटा? एक नियतांक लगाते हैं। तो P बराबर क्या हो जाता है? KH और काई। P बराबर क्या हो जाता है? KH काई। ठीक है, P बराबर KH काई। और काई बराबर, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, हम आपको यहां भी बता दें, काई यानी जो मोल प्रभाज है, काई किसको कहा जा रहा है बेटा? मोल प्रभाज को। मोल प्रभाज यानी काई बराबर हमारा क्या होता है? काई बराबर हमारा होता है Na अपॉन में Na प्लस Nb। अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल में देखा था, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन के कुल मोलों की संख्या। बात समझ में आ रही है? तो स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज, तो ये जो मोल प्रभाज है, हम यहां इसके लिए आप दिक्कत ना हो इसीलिए आप यहां चाहो तो जी लिख सकते हो कि गैस का है। ये किसका है बेटा? गैस का। तो P बराबर KH काई जी, G फॉर गैस, G फॉर क्या है? गैस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, जहां A लिखे हो वहां क्या हो जाएगा? Ng कर लो, वहां G कर लो, और B की जगह आपका सोल्यूशन रहेगा, विलय रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? बात समझ में आ गया? हेनरी का नियम, हेनरी ने क्या बोला था? यहां पर भी देखो, इसको भी आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। क्या कर दोगे? P बराबर KHS, P बराबर KHS। ठीक है, KH क्या है? जहां KH क्या है? जहां KH बराबर क्या है बेटा?
हेनरी नियतांक। KH क्या है बेटा? हेनरी नियतांक है। क्या है KH? हेनरी कांस्टेंट। H फॉर हेनरी और K फॉर कांस्टेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चले हम लोग। चल आगे देखते हैं। हेनरी के नियम के बाद उनकी कुछ सीमाएं थी, उनकी कुछ सीमाएं थी, और वो सीमाएं क्या हैं? सॉरी, पहला, गैस का दबाव अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए। जो गैस को लिक्विड में भरा जा रहा है उसका दबाव और उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा, तापक्रम स्थिर होना चाहिए, यानी तापमान जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तीसरा क्या है? गैसों का विलायक के साथ रासायनिक क्रिया, संयोजन तथा वियोजन नहीं होना चाहिए। मतलब गैस किसी भी प्रकार से उस विलायक में विलय न हो, उसके साथ वो अभिक्रिया न करे। अगर अभिक्रिया कर लेगा तो वो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, फिर वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आप यहां पे समझिए, मैं आपको समझाता हूं इसको। आप लोग, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना। कोल्ड ड्रिंक का जब आप बॉटल खोलते हो, चाहे आप वो शीशे वाला ले लो या कैप वाला ले लो, प्लास्टिक वाला ले लो, दोनों को आप खोलते हो तो उसमें से गैस रिलीज होती है, गैस निकलती है। तो उस गैस को उसमें कैसे भरा गया रहता है? तो इन्हीं के नियम के आधार पर भरा गया रहता है। किसके नियम के आधार पर बेटा? हेनरी के नियम के आधार पर। करना क्या है हमको समझो, कैसे क्या है, क्या किया जाता है? एक कंटेनर ले लिया गया, एक कंटेनर में क्या किया गया है? एक कंटेनर में द्रव है, द्रव यानी ये जो होगा ये हमारा क्या होगा? विलायक। ये क्या होगा? विलायक होगा। और इस विलायक में हम क्या करेंगे बेटा? ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? गैस के पार्टिकल्स हैं। इस गैस के पार्टिकल्स को इसमें प्रेशराइज करके भरा जाएगा। ये जो है ये क्या है? ये गैस है। तो जब हम गैस को विलयन में, जब हम गैस और ये क्या होगा? लिक्विड होगा। तो गैस को लिक्विड में और ये कंटेनर क्लोज हो गया। तो जैसे ही हम, और ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो लिखा हुआ है रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करेगा, संयोजन नहीं करेगा और वियोजन नहीं करेगा। मतलब किसी प्रकार से ये जो गैस इस कंटेनर में भर दिया गया है वो इसके साथ घुलनशील नहीं है। तो जैसे ही ये ऊपर का हम लोग कैप खोलते हैं तो ये गैस रिलीज होता है। ये गैस क्या होता है? रिलीज होता है। और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो आवाज आती है कि गैस निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये सीमाएं थी। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जब हेनरी का नियम हो गया तो उसके बाद आए थे हमारे राउल्ट। कौन आया था बेटा? राउल्ट। राउल्ट बाबा आए थे। कौन बाबा आए थे? राउल्ट बाबा। राउल्ट बाबा ने क्या कहा? देखो, वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन। द्विअंगी यानी जब केवल और केवल एक विलेय और एक क्या हो? विलायक हो। द्विअंगी का मतलब क्या होता है? जब एक विलेय हो और एक विलायक हो। त्रिअंगी किसे कहेंगे? जब दो विलेय हो एक विलायक हो। चार अंगी किसे कहेंगे? जब तीन विलेय और एक विलायक। मतलब जैसे ऐसे चीजें बढ़ती गई, जैसे पानी में हमने खाली चीनी डाला तो वो द्विअंगी है। पानी में चीनी और नमक दोनों डाल दिया तो वो त्रिअंगी हो गया। पानी में चीनी, नमक, नींबू भी डाल दिया तो वो चार अंगी हो गया। मतलब उसमें चार चीजें मिली हुई हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन और राउल्ट का नियम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने यह है कि वाष्पशील द्रव किसे कहते हैं? जल्दी से, वाष्पशील द्रव किसे कहते हैं? तो नाम में ही क्लियर है। देखो, वाष्पशील जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाए, जो आसानी से किस में परिवर्तित हो जाए? वाष्प में परिवर्तित हो जाए। तो इस पर राउल्ट ने अपना एक नियम दिया कि अगर हम एक ऐसा विलयन तैयार कर रहे हैं, बात समझिएगा, अगर हम एक ऐसा विलयन तैयार कर रहे हैं जिसमें दो अंग हैं, यानी दो चीजें मिली हुई हैं और दोनों चीजें कैसी हैं? दोनों ही चीजें वाष्पशील हैं।
एक ऐसा विलयन तैयार किया गया जिसमें दो चीजें हैं और दोनों की दोनों क्या है, वाष्पशील है, आसानी से वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगी, आसानी से वो क्या होंगी, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगी। तो उस आधार पर राउल्ट ने एक नियम दिया, जिस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। क्या कहा था राउल्ट ने, समझिएगा, जब विलयन के दोनों घटक, अभी जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है यहां पे, दोनों घटक वाष्पशील द्रव होते हैं, तब उसके वाष्प में दोनों घटकों का अणु होता है। तो उसके वाष्प में दोनों घटकों का अणु होता है और विलयन का वाष्प दाब विलयन के ऊपर उसके घटकों के आंशिक दाबों का योग होता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यानी स्थिर ताप पर, ताप यहां भी स्थिर रखना है, वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन के प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। वहां पर भी हेनरी ने भी बोला कि मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती, इन्होंने भी बोला कि मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती। बस हेनरी और राउल्ट में अंतर कितना, हेनरी ने गैस को द्रव में मिलाया था, लेकिन राउल्ट ने दोनों ही द्रव लिया था। बात समझ में आ रहा है? राउल्ट ने दोनों द्रव लिया था, हेनरी ने क्या लिया था, एक गैस था और एक द्रव था। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको। अगर ऐसे समझिए, अगर हमने विलयन लिया जिसके दो वाष्पशील घटक कौन कौन से हैं बेटा, ए और बी हैं, हमने ऐसे लिए जिनके दो वाष्पशील घटक कौन कौन से हैं, ए और बी, जिनके विलयन में मोल प्रभाज क्रमशः क्या है, काई ए और काई बी। मोल प्रभाज क्रमशः क्या है बेटा, काई ए और काई बी। एक्स की तरह दिख रहा है, लेकिन ये एक्स नहीं होता है, क्या होता है बेटा, काई होता है। तो राउल्ट के नियम से किसी स्थिर ताप पर, कोई भी स्थिर ताप ले लो, जरूरी नहीं है आपको रूम टेम्परेचर लेना है, आप कोई भी स्थिर ताप ले लो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, कोई भी ताप हो लेकिन वो स्थिर हो, तब पीए मतलब जो ए हमने लिया है, पी से दाब, आंशिक दाब किसका, ए का, कितना होगा, और पीबी बराबर कितना होगा, इतना होगा। ये डायरेक्ट आ गया। जैसे हेनरी ने क्या बताया था, पी बराबर के एच काई जी। के एच क्या था, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। उसी तरीके से यहां पर राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, अगर दो घटक है, यहां समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, यहां समझिएगा, अगर पी ए है तो राउल्ट ने कहा कि पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अनुक्रमानुपाती होगा किसके, काई ए के। मतलब ए का जो वाष्प दाब होगा वो ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा मोल प्रभाज उतना ज्यादा वाष्प दाब। उसी प्रकार से बी का जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके, बी के मोल प्रभाज के। किसके समानुपाती होगा बेटा, बी के मोल प्रभाज के। और इसी समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए, जब हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पे एक नियतांक लगाएंगे, और यहां नियतांक क्या लगता है बेटा, पी नॉट ए, पी नॉट बी। क्या नियतांक लगता है, पी नॉट ए, पी नॉट बी। यहां तक बात क्लियर है? अभी सर पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, तो ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में जो उसका आंशिक दाब होगा वो है, और पी नॉट बी क्या है, तो बी का जो शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब है वो है। बात समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं जल्दी से।
इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चल, तो PA0 और PA देख लो, यहां पे जहां जहां क्या क्या है वो मैंने बता दिया, बट यहां लिखा हुआ है तो भी देख लो। PA और PB, PA और PB क्या है, विलयन के ऊपर क्रमशः द्रव घटक A और द्रव घटक B के आंशिक दाब है। क्या है बेटा, आंशिक दाब। कौन सा आंशिक दाब, A की वजह से और B की वजह से। अच्छा, PA0 और PB0 ये क्या है बेटा, तो ये समान तापक्रम पर शुद्ध द्रव, अगर जब द्रव A अवस्था, जो A था वो शुद्ध अवस्था में था तब, और जब B जो था वो शुद्ध अवस्था में था तब। बात समझ में आ रहा है? चलो, अब जैसे इसको भी आप समझ लो, एक हमने कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में ऐसे द्रव है, इस द्रव में मतलब ये जो है इसमें क्या है बेटा, हमारा A है और B है, और A और B राउल्ट है ना, राउल्ट के आधार पे हम समझ रहे हैं। तो A और B दोनों क्या हैं, वाष्पशील हैं। A और B दोनों क्या हैं, वाष्पशील हैं। तो वाष्पशील हैं तो इसके यहां पर ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे यहां पर कुछ ढेर सारे क्या होंगे, वाष्प होंगे। किसके वाष्प होंगे बेटा, जो इसमें A और B होंगे। यानी ये जो वाष्प मैंने बनाया है, ये वाष्प किसके होंगे, ये जो वाष्प हैं कुछ A के होंगे और कुछ किसके होंगे, B के होंगे। कुछ A के होंगे और कुछ किसके होंगे, B के होंगे। और ये इस तल पर, इस सरफेस पर क्या लगा रहा होगा, दाब लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा, दाब लगा रहा होगा। तो उसी दाब को हम क्या कहते हैं, आंशिक दाब। बात क्लियर है? तो राउल्ट और हेनरी दोनों में क्या था, बस अंतर इतना था कि हेनरी ने गैस को द्रव में मिलाया था, लेकिन राउल्ट ने क्या किया था बेटा, द्रव को द्रव में मिलाया था। और दोनों द्रव कैसे होने चाहिए, वाष्पशील होने चाहिए। वाष्पशील मतलब जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाए, जो आसानी से वाष्प में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पशील कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आदर्श तथा अनादर्श। अब यह आदर्श अगर कोई है भाई तो वो मैसेज कर देगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, ये इसको जगह नहीं मिल रहा भाई, ये यहां मैं इसको रख रहा हूं ना, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना। हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, आदर्श तथा अनादर्श। एक दृष्टि में मतलब एक झलक देखिए और आपको पूरा याद हो जाएगा कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है। तो बेटा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन सेम उसी तरीके से होता है जैसे एक आदर्श बेटा और अनादर्श बेटा हो। ठीक है, आदर्श बेटा और अनादर्श बेटा हो। ठीक है, तो आदर्श कब होगा, जब वो अपने घर वालों की बात सुने। पापा ने बोला बेटा 4 बजे उठना है, सुबह उठ के पढ़ना है। बेटा 4 बजे उठ रहा है, पढ़ रहा है, तो वो कैसा बेटा है, आदर्श बेटा है। पापा ने बोला कि 7 बजे से 10 बजे तक आपको फिर से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि कल छुट्टी है ना कल, तो पढ़ना है। बच्चा पढ़ रहा है तो वो कैसा है, आदर्श है। और आदर्श कब नहीं होगा, जब वो बात ना माने। किसकी बात ना माने, पापा की, मम्मी की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो उसी आधार पर विलयन को हमको समझना है। कौन कौन से विलयन समझने हैं बेटा, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। पहला लाइन तो सबसे सिंपल है, आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। किसके नियम का पालन करे बेटा, प्रत्येक सांद्रता पर
राउल्ट के नियम का पालन अगर कर रहा है, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो कैसा विलयन होगा बेटा? आदर्श विलयन होगा। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन कहलाएगा। और अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं और एक राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। आदर्श विलयन दो प्रकार का, एक जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएगा, एक जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आदर्श विलयन है अगर हमारा, तो यहां आदर्श विलयन है तो इसमें उष्मा का न तो अवशोषण होगा और ना ही क्या होगा बेटा? उत्सर्जन होगा। अगर आदर्श विलयन है तो ऐसे विलयन में ना ही उष्मा अवशोषित होगी, ना ही उष्मा उत्सर्जित हो रही होगी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, अगर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है तो इसमें क्या होगा बेटा? उष्मा का अवशोषण होगा। उष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। और ऋणात्मक वाले में क्या होगा? उष्मा का उत्सर्जन होगा। मतलब उष्मा ना तो अवशोषित की जा रही है और ना ही वियोजित की जा रही है, उत्सर्जित की जा रही है, तो आदर्श है। अगर उष्मा अवशोषित की जा रही है तो धनात्मक विचलन में अनादर्श है। ठीक है। और अगर उष्मा उत्सर्जित की जा रही है तो क्या है बेटा? ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। कौन सा विचलन दिखाएगा? ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। आगे देखिए, अगर विलयन का कुल आयतन प्रत्येक घटक के आयतन के योग के क्या हो? बराबर हो। अगर विलयन का कुल आयतन प्रत्येक घटक के आयतन के योग के क्या हो? बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आदर्श विलयन कहेंगे। यानी आप डेली पढ़ रहे हो, आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ गया पापा को कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप डेली पढ़ रहे हो, लेकिन आप अचानक पढ़ नहीं रहे हो, अचानक 2 दिन से देखा जा रहा है कि बैठ के पढ़ रहे हो, तो क्या बात चलेगी घर में कि लग रहा है लड़के को कुछ चाहिए, इसीलिए वो क्या कर रहा है? हम लोगों के सामने बैठ के पढ़ रहा है कि अगर वो उसको हम पढ़ता हुआ देखेंगे तो उसके लिए कुछ उससे पूछेंगे, बेटा क्या चाहिए आपको? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या फिर आप ऐसे कह लो कि विलयन का जो आयतन है वो घटक के कुल आयतन के योग के क्या है? बराबर है, तो हम उसे क्या कहेंगे? आदर्श विलयन कहेंगे। अच्छा, अनादर्श विलयन में दो है, तो ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक कब होगा? जब विलय के पश्चात आयतन में वृद्धि हो जाए, आयतन बढ़ जाए। बढ़ गया तो क्या? धनात्मक। घट गया तो क्या? ऋणात्मक। बढ़ गया तो धनात्मक, घट गया तो ऋणात्मक। आगे देखिए, अब जैसे अभी हमने देखा P बराबर PA प्लस PB, जो आंशिक दाब अभी हमने राउल्ट के नियम में पढ़ा ना, राउल्ट ने क्या कहा कि जो A और B का दाब होगा वो बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? राउल्ट में P बराबर क्या होगा? PA प्लस PB, तो वो राउल्ट के नियम हो गया। P बराबर PA प्लस PB। और अगर P जो है वो ज्यादा आ रहा है किससे? PA प्लस PB से, तो वो धनात्मक विचलन। और अगर P जो है वो कम आ रहा है किससे? PA और PB से, तो वो ऋणात्मक विचलन। बात समझ में आ रहा होगा? धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। चलिए अगला पॉइंट है इसमें, AA, AB तथा BB आकर्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। AA, AB तथा BB आकर्षण क्या होंगे बेटा? समान होंगे। सर ये AA, BB, AB है क्या? तो बेटा A विलेय हो गया, B विलायक हो गया। तो अब विलेय जो है उसके एक तत्व तो होगा नहीं, उसमें ढेर सारे होंगे। उन ढेर सारों का के बीच जो मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो, और B भी ढेर सारा होगा, उसके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो, अगर ये बराबर हैं और उनको मिलाने के बाद जो नया विलयन बना
तो उसमें क्या होगा, ए और बी के साथ मिल जाएगा, ए बी के साथ पूरी तरीके से मिल गया। और अब इस ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो भी क्या है, बराबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। वहीं ए बी का आकर्षण बल ए तथा बी बी से क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी पहले जितना था ए और बी में मिलाने के बाद जो विलयन तैयार हुआ उसका आकर्षण बल कम हो जाएगा, तब धनात्मक विचलन, कम होगा तब धनात्मक विचलन। अच्छा, अगर ए बी का आकर्षण बल अधिक हो जाए, किससे बेटा, ए और बी बी से, तो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो अगला, ए तथा बी की पलायन प्रवृत्ति विलयन में तथा शुद्ध अवस्था में समान होनी चाहिए। पलायन प्रवृत्ति, भागने की, भागने इन द सेंस जब उसको गर्म किया जाए तो वो समान अवस्था में, जिस तरीके से ऐसे आपका पलायन कर रहा था उसी तरीके से विलयन में भी उसकी जो पलायन की गति है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहां पर ए तथा बी की पलायन प्रवृत्ति शुद्ध घटक की अपेक्षा विलयन में क्या हो जाएगी बेटा, अधिक होगी। ए और बी की पलायन प्रवृत्ति विलयन में क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में आ जाएगा, खाली एग्जाम्पल दिया रहेगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये जो है ये आपका आदर्श विलयन के लिए है, अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन के लिए है या ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। तो उसके लिए आपको ये एग्जाम्पल याद रखने होंगे। जैसे बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण अगर लिया जाए, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण लिया जाए तो वो आदर्श विलयन में आएगा। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, एन मतलब बेटा नॉर्मल, सामान्य, सामान्य हेक्सेन और सामान्य हेप्टेन का मिश्रण लिया जाए तो वह आदर्श विलयन में आएगा। एथिलीन डाइब्रोमाइड और एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड और एथिलीन डाइक्लोराइड को लिया जाए तो वह आदर्श विलयन में आएगा। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आदर्श में आएगा। एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड आदर्श में आएगा। ऐसे ही और भी हैं। इसके बाद ईटीसी, याद रखिएगा ईटीसी, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको और भी देखना पड़ेगा। उसी तरीके से राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन में जल में एथेनॉल, जल में एथेनॉल, एसीटोन में एथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन में एथेनॉल, एसीटोन में बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में मेथिल मेथिल हाइड्रोक्साइड या फिर मेथिल अल्कोहल कह लो इसको, जल में मेथेनॉल। इधर आ जाओ, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म, जल में HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म में बेंजीन, जल और HCl, एसीटोन और एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और डाईएथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म और डाईएथिल ईथर, ये सारे आपके क्या हैं बेटा, ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। ये सब क्या दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, आदर्श विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदर्श और अनादर्श याद रखना है इसको, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। विलयन के अणु संख्यक गुण, अगला टॉपिक जो है हमारा हमारे स्क्रीन पर, विलयन के अणु संख्यक गुण। अणु संख्यक गुण होता क्या है, पहली बात तो अणु संख्यक गुण होता क्या है। तो विलयन के वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या यानी सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। विलेय के कणों की संख्या यानी सांद्रता पर निर्भर, उन्हें हम क्या कहते हैं, अणु संख्यक गुण कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, क्लियर है। जो किस पे निर्भर करते हैं, सॉरी, विलयन की वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। खाली क्या करते हैं बेटा, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अणु संख्यक गुण कहा जाता है।
अब अणु संख्यक गुण के 4 हैं। अणु संख्यक गुण कितने प्रकार के हैं बेटा? 4 प्रकार के हैं। एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, ये केवल और केवल अणु संख्यक गुण में जो हम पढ़ेंगे वो केवल और केवल आपका जो है वो केवल और केवल कणों पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? अणुओं पर निर्भर करेगा, ना कि उनकी प्रवृत्ति पर। उनकी प्रवृत्ति कैसी है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो केवल और केवल किस पे निर्भर करेगा बेटा? अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अणु संख्यक गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणु संख्यक गुण। चलिए देखिए, इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? परासरण एवं परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा जो होता है वो हमारा होता है बेटा हिमांक का अवनमन। परासरण एवं परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। और ये अणु संख्यक गुण जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल आता है, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगा चुके हैं। तो इस पे देखिएगा, अब हम लोग एक एक करके परासरण एवं परासरण दाब क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा बेटा परासरण। सबसे पहले क्या आएगा? परासरण की। परासरण किसे कहते हैं? परासरण किसे कहते हैं? तो विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, कहां से कहां तक? शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जिसका यहां पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसको आप इस डायग्राम को भी देखिएगा और उसको मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, उससे आप समझिए। एक कंटेनर ले लिया गया, ठीक है। इस कंटेनर में ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन क्या है? हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ये जो बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन हमारी क्या है बेटा? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो अब इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में से क्या क्या चीजें बोला है समझिएगा। अगर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, इधर हमको क्या लेना है बेटा? विलायक है, ये बीच में आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिया हुआ बेटा? अगर विलायक है, क्या है? विलायक, और इधर क्या है हमारे पास? विलयन। तो विलायक से विलयन की ओर, विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, विलायक से विलयन की ओर कौन सा प्रवाह बेटा? स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण। और ये प्रवाह कैसे होना चाहिए? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा, अगर विलायक की जगह क्या है बेटा? देखो इधर आपका क्या होना चाहिए? तनु विलयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तनु विलयन होना चाहिए। और इधर क्या होना चाहिए? सांद्र विलयन होना चाहिए। अगर तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह हो रहा है, कहां से? इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में से, तो उसको हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण क्या होता है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से तनु विलयन का सांद्र विलयन की तरफ और विलायक का विलयन की तरफ प्रवाह, स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं।
परासरण हो गया बेटा। तो अब बात करते हैं परासरण दाब की। तो परासरण दाब क्या होता है, तो बस एक सॉरी एक लाइन में आप समझ लीजिए परासरण दाब क्या होगा। अभी मैंने बोला ना, ये अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें से ये तनु विलयन इधर से इधर जाना चाह रहे हैं, तो अपने आप तो जाएंगे नहीं ना, ये कुछ प्रेशर लगाएगा, कुछ दाब लगाएगा। तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगता है वो दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। मतलब वह दाब जो इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा लगाया जाता है, किस लिए, कणों को सांद्र के तरफ न जाने के लिए या फिर विलायक के कणों को विलयन की तरफ न जाने के लिए। वही चीज लिखा हुआ है, देखिए विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थितिक दाब विलयन का परासरण दाब की माप है। क्या कहलाएगा, परासरण दाब की माप। कब, जब पृथक किया गया, हाँ ये अलग हो गए हैं, अब हम मान गए कि ये तनु वाला है और ये सांद्र वाला है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, उसी के बाद समझिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया, विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब, विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का क्या कहलाएगा बेटा, परासरण दाब कहलाएगा। मतलब अगर ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और यहां पर क्या है, विलायक के कण हैं जो इधर जाना चाहते हैं, और इधर आपका क्या है बेटा, इधर विलयन के कण हैं। ये जो है ये विलायक है और इधर क्या है, विलयन है। तो विलायक से विलयन की तरफ जाने के लिए ये अर्धपारगम्य झिल्ली एक दाब लगा रही होगी जो इसको इधर जाने नहीं देगी। लेकिन परासरण कब होगा, जब ये इधर चला जाए। तो वही जो दाब होगा उसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ छोटे छोटे इसी परासरण दाब से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं हमारे सामने, जिसमें सबसे पहला आप देख रहे हो समपरासारी विलयन। सबसे पहला आपके सामने है समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, परासारी और कैसा परासारी, समपरासारी। सम मतलब समान, समान मतलब बराबर, बराबर मतलब हमको ऐसा लेना होगा जब समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। हमने दो विलयन लिया ए और बी, दो विलयन लिया, एक विलयन ए और एक विलयन बी, और समान ताप पर अगर दोनों विलयनों का परासरण दाब क्या हो जाए बेटा, समान हो जाए, दोनों का जो परासरण दाब है, परासरण दाब, दोनों का परासरण दाब अगर हमारा क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए, तो इन दोनों को हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जिसमें दोनों का परासरण दाब क्या हो, समान हो, समान ताप पर, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे बेटा, समपरासारी विलयन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा अति परासारी विलयन और अल्प परासारी विलयन। अति परासारी विलयन और अल्प परासारी विलयन। तो अति परासारी विलयन और अल्प परासारी विलयन समझिएगा, समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, यहां अधिक होगा ना, ठीक है, जिसका दाब क्या होगा बेटा, अधिक होता है, दाब क्या होता है, अधिक होता है, उसे अति परासारी विलयन, और जिसका दाब क्या होता है बेटा, कम होता है, उसको अल्प परासारी विलयन।
बात समझ में आ गया होगा। हमने दो विलयन लिया ए और बी, अगर दोनों के परासरण दाब बराबर हैं तो उसको हम समपरासारी कहेंगे। दोनों में से अगर किसी एक का परासरण दाब ज्यादा है किससे, दूसरे से, तो उसे अति परासारी कहेंगे। जाहिर सी बात है, एक का ज्यादा हुआ तो दूसरे का क्या होगा, कम होगा। जिसका कम होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्प परासारी विलयन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, अल्प परासारी विलयन कहेंगे। बात क्लियर है? अति, अल्प, सम, तीनों बात क्लियर है का? समपरासारी, अति परासारी, अल्प परासारी, ये क्लियर है आपको? चलो अब आगे देखते हैं। एक होता है बेटा उत्क्रम परासरण, एक क्या होता है, उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। परासरण को ऑस्मोसिस कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स मतलब उल्टा, यानी देखो विलयन के परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर प्रयुक्त करके, विलयन के परासरण दाब से अधिक दाब अगर हम विलयन पे प्रयुक्त करके परासरण की दिशा को क्या कर दें, उत्क्रमित कर दे, रिवर्स कर दे, बदल दें, तो उस विलयन से शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर बाहर आ जाता है। यह घटना उत्क्रम परासरण कहलाती है। यानी अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में बल लगाएं, और कितना लगाएं, ज्यादा बल लगाएं कि जिससे परासरण की दिशा ही क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। परासरण की दिशा क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रम परासरण या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? उत्क्रम यानी दिशा बदल जाएगी, किसकी, परासरण की। किसकी दिशा बदल जाएगी बेटा, परासरण की दिशा बदल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। परासरण दाब के कुछ नियम हैं और ये नियम किसने दिया, इस नियम को किसने दिया, तो WFP फेफर ने सन 1877 द्वारा तनु विलयन के परासरण दाब पर किए गए प्रयोग में परिणाम के आधार पर J.H. वॉन हॉफ, आप लोग खाली वॉन हॉफ के नाम से जानो। वॉन हॉफ ने 1887 में परासरण दाब के नियम की रचना की। वॉन हॉफ ने बताया कि, वॉन हॉफ ने क्या बताया बेटा, कि गैसों और विद्युत अनअपघट्यों के तनु विलयन के गुणों में बहुत समानताएं होती हैं। गैस ले लें या वैद्युत अनअपघट्यों के तनु विलयन ले लिए जाएं तो उनमें क्या होती है, समानता होती है, तथा वैद्युत अनअपघट्यों के तनु विलयन के नियम गैसीय नियम से मिलते जुलते हैं। दोनों के नियम आपस में क्या होते हैं बेटा, मिलते जुलते थे। तो वैद्युत अपघट्यों के लिए परासरण दाब के नियम निम्नलिखित हैं। कुछ नियम हैं जो कि भी हम लोग आगे देखेंगे। उस परासरण दाब को P अथवा पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा कि परासरण दाब को हम P से या पाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नियम क्या है, तो सबसे पहला नियम है बेटा बॉयल वॉन हॉफ नियम। सबसे पहला नियम है बॉयल वॉन हॉफ नियम। ये सबसे पहले बॉयल ने दिया हुआ था, अब उसी में वॉन्ट ने, जो वॉन हॉफ साइंटिस्ट थे, उसी नियम को अपने वर्ड में बताया, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा बेटा, बॉयल वॉन हॉफ नियम। तो बॉयल वॉन हॉफ नियम गैस के बॉयल नियम से मिलता जुलता है। ठीक है, देखो गैस के बॉयल नियम से मिलता जुलता है। यह बॉयल वॉन हॉफ नियम के अनुसार हम क्या कहेंगे, देखो स्थिर ताप पर, ताप क्या रखना है, स्थिर रखना है, तो किसी विलयन का परासरण दाब जो कि P विलयन की सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होगा। स्थिर ताप पर क्या होगा, जो परासरण दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके, सांद्रता के। कब, तब जब हम T को क्या रखें बेटा, कांस्टेंट रखें, नियत रखें। जब T को कांस्टेंट रखा जाए
तो P जो है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, C के, और C क्या है, सांद्रता, P क्या है, परासरण दाब। ये किसने बताया था, बॉयल का गैस नियम था इसी को वॉन्ट ने अपने वर्ड में बता दिया। अच्छा, इसी के बाद दूसरा नियम आता है चार्ल्स वॉन्टहॉफ नियम। चार्ल्स ने भी अपना गैसीय नियम दिया था, उसी पे वॉन्ट ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बता दिया। क्या बता दिया बेटा, कि स्थिर सांद्रता पर, अब सांद्रता को जब हम स्थिर रख दें, किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है, परम ताप T के समानुपाती होता है। यानी यहां से हमको क्या पता चला कि P जो है वो T के क्या होता है, समानुपाती होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और बॉयल ने क्या बताया था बेटा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमको क्या मिलेगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TC। बात समझ में आ रही है। अब इसी को आगे देखिए, तनु विलयन की वॉन्टहॉफ समीकरण, उन दोनों नियम को मिला के उन्होंने, उन दोनों नियम को, किसको बेटा, चार्ल्स को, और देखिए चार्ल्स और बॉयल्स के नियम को कंबाइन करके उन्होंने दिया, क्या दिया, देखो देखो, वॉन्टहॉफ समीकरण विलयन के परासरण दाब, आयतन यानी सांद्रता और ताप के संबंध में व्यक्त किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो वॉन्टहॉफ के नियम के अनुसार पीवी बराबर के, चार्ल्स वॉन्टहॉफ के नियम के अनुसार पीटी बराबर के। ठीक है, ये कैसे आ गया सर, ये कैसे आ गया सर, तो देखो अभी हमने लिखा था ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था बेटा, C यानी सांद्रता। और सांद्रता या आयतन एक ही चीज है, क्योंकि जितना ज्यादा सांद्र रहेगा वो उतना ज्यादा आयतन घेरेगा। तो सांद्रता बोलो या आयतन बोलो, बात वही है। तो C की जगह V लिखा है, सांद्रता बोला जाए या आयतन, तो जो C है उसकी जगह पर यहां पे क्या लिखा गया है बेटा, V। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, दूसरा नियम था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बात समझ में? तो जब ये हो गया तो अब देखो, सॉरी यहां पे थोड़ा सा देखना होगा। ये देखो क्या था अभी, सांद्रता के P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। और सांद्रता आप जानते हो बेटा, एक चीज समझिएगा, जो यहां V लिखा हुआ है उसके आधार पर समझिए। सांद्रता यानी जो होती है वो बेटा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सांद्रता जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना ज्यादा आयतन बढ़ता जाएगा सांद्रता उतनी कम होती जाएगी। यानी आप समझो, एक चम्मच चीनी आप एक गिलास पानी में डालो या एक टंकी पानी में डालो, तो एक गिलास पानी में उसकी सांद्रता ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर वही एक टंकी पानी में अगर आपने डाला हुआ है या एक बाल्टी पानी में डाला हुआ है तो आयतन बढ़ा ना, आयतन बढ़ा तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि सांद्रता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C था, तो यहीं से क्या हो जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, V के। P जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा V के, और P जो था आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, T के। बात समझ में आ रहा है? अब ये व्युत्क्रमानुपाती, ये समानुपाती। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, PV बराबर, सॉरी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। PV उधर चल गया ये। अब हम जानते हैं बेटा कि प्रोपोर्शनलिटी यानी जो आपका समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। तो यहां पर जो नियतांक लगेगा PV बराबर
आर टी। पीवी बराबर क्या, आर टी। जहां आर क्या है, यदि वी लीटर विलयन है तो सॉल्यूट के एन मोल उपस्थित होंगे। ये अगली चीज है। आर क्या है बेटा, नियतांक है। आर क्या है, नियतांक है। कौन सा नियतांक है, तो विलयन नियतांक है। कौन सा नियतांक है, विलयन नियतांक। कुछ जगह इसको आर देखोगे, कुछ जगह इसको एस मिलेगा सॉल्यूशन, और पी की जगह पाई, पी की जगह पाई। तो ये जो आया हमारा, यहां देखो पीबी बराबर आर टी, ये जो आया पीबी बराबर आर टी, कैसे आया वो समझ में आ गया होगा। पीबी बराबर के था, पीबी बराबर के था, ये इस तरीके से आप लेके चलो या फिर ये समझ लो, दोनों तरीके से समझ सकते हो। यहां के भी नियतांक, ये भी के नियतांक, के नियतांक के नियतांक, जब दो नियतांक होंगे तो एक नया नियतांक बनेगा। उस नियतांक को क्या नाम दे दिया गया बेटा, आर। क्या नाम दे दिया गया, आर दे दिया गया। बात समझ में आ रही। तो इन दोनों आधार पर पीवी बराबर क्या हो गया, आर टी। ये किसके लिए है, ये जो पीवी बराबर आर टी है, एक मोल के लिए। कितने मोल के लिए बेटा, एक मोल के लिए। अगर एन मोल होगा तो एन मोल के लिए क्या हो जाता है, पीवी बराबर एन आर टी। पीवी बराबर एन आर टी। और इसी एन आर टी को आगे समझिए, इसी एन आर टी को हम लिख सकते हैं ऐसे, P बराबर एन अपॉन वी आर टी। P बराबर एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी क्या होता है, सांद्रता, मोलों की संख्या। एन अपॉन वी क्या होता है, सांद्रता होती है। तो P बराबर सी आर टी। P बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अगला टाइप है हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन में क्या होता है बेटा, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ, क्या लिया गया, अवाष्पशील पदार्थ। हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में पहले से विलयन भरा हुआ है, पहले से लिक्विड है, और इस लिक्विड में हम क्या मिला रहे हैं, कुछ मिला रहे हैं, और जो मिला रहे हैं वो कैसा है, अवाष्पशील है। समझिएगा, इसमें हमारा B है और हम इसमें A मिला रहे हैं, और A कैसा है आपका, अवाष्पशील है। बात समझिएगा। तो जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है। विलयन के वाष्प दाब में क्या होगा बेटा, कमी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे वाष्प दाब के, जिसे वाष्प दाब का क्या कहते हैं, अवनमन। अवनमन, अवनमन मतलब कम होना। क्या कम होना बेटा, वाष्प दाब में कमी आना। तो वाष्प दाब में कमी क्या होती है, पहले ये समझो, वाष्प दाब में कमी क्या होती है। तो जब हम किसी वाष्पशील विलयन में, जब हम किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो उससे जो प्राप्त विलयन होगा उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसे हम कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन। बात समझिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन समझ में आ गया। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो विलयन में विलय की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलयन में विलय की मात्रा के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि मानो यहां पे समझो, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम कितना ले लें, P0, इसमें कोई अवाष्पशील विलायक मिलाने पर वाष्प दाब कितना हो गया, PS हो गया। तो वाष्प दाब में अवनमन कितना होगा, वाष्प दाब में अवनमन कितना होगा, तो P0 माइनस PS। P0 माइनस कितना, PS। आगे देखिए,
तथा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? तो सॉरी, तो आपेक्षिक अवनमन क्या होता है बेटा? तो वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ है वो और शुद्ध वाष्प दाब, वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जब विलायक शुद्ध अवस्था में होता है तो वाष्प दाब अधिक होता है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? कमी आ जाती है। तो वाष्प दाब का अवनमन समझ में आया कि नहीं आया? वाष्प दाब का अवनमन मतलब अभी हमने देखा था राउल्ट के नियम में कि अगर वाष्पशील पदार्थ है तो उसके वाष्प द्वारा वहां वाष्प बनेगा और वो उस पर क्या लगाएगा? एक प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा, उसको वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हम उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। और वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहा जाता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है बेटा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन। तो जब देखो वाष्प दाब में कमी आ रही है तो क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो देखो क्या है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाती है बेटा? कमी आ जाती है। दाब में कमी के कारण विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। मान लिया कि विलायक का क्वथनांक T1 था, विलयन का क्वथनांक T2 था, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। क्वथनांक का उन्नयन इसको हम डेल्टा T से भी प्रदर्शित करते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। क्वथनांक का उन्नयन क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। बात क्लियर है? चलो, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। अब देखिए हिमांक का अवनमन, तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम रहता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या रहेगा? सदैव कम रहेगा। अतः विलायक का हिमांक क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। तो हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हम क्या कहते हैं बेटा? हिमांक का अवनमन कहते हैं। ये जो आपका हिमांक का है इसको थोड़ा सा ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, थोड़ा सा।
ठीक है। तो हिमांक का अवनमन, देखिएगा हिमांक का अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, देखो जैसे ही मिलाया जाएगा, देखो हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो यानी जो विलयन बनेगा उसकी कमी उसमें क्या होगा, कम आएगा। तो अब आप समझिएगा शुद्ध वाले का ज्यादा होगा, तो टी नॉट एफ, एफ से आपका क्या हो गया बेटा, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। टी नॉट एफ माइनस टी एस एफ, ठीक है। टी एस क्या है, विलयन के लिए, और ये टी नॉट किसके लिए है, आपका शुद्ध के लिए, ठीक है। और एफ क्यों लगाया गया है, एफ लगाया गया है आपको, एफ से मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यानी यहां पे आपको एक इस तरीके से समझो, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी एस, क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी एस, किसके बराबर, डेल्टा टी एफ बराबर। और वहीं पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जो देखा था क्वथनांक में, तो उसको हम डेल्टा टीबी लिख सकते हैं। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है बेटा, तो टीएस माइनस टी नॉट, टीएस माइनस टी नॉट, याद रखिएगा डेल्टा टीएफ बराबर टी नॉट माइनस टीएस, और डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी नॉट। उल्टा होता है, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में जब हम क्वथनांक निकाल रहे होंगे तो विलयन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, किससे, शुद्ध वाले से। और जब हम हिमांक निकाल रहे होंगे तो शुद्ध वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा, किससे, विलयन से। बात समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, कौन सी बला है ये, तो पहले इस बला से मिल ले, इस बला को समझ लो, उसके बाद हम इस बला की बात करते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी के, मतलब सॉरी, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या कहलाता है, केबी कहलाता है। क्या कहलाता है, केबी कहलाता है। और हर एक अलग अलग विलायक का, हर एक अलग अलग विलायक का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी जो होता है बेटा, वो अलग अलग होता है। अलग अलग के लिए केबी का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे जल के लिए कितना है, 5.1, एथिल अल्कोहल के लिए 1.20, एसीटोन के लिए 1.7, बेंजीन के लिए 2.63, उसी तरीके से क्लोरोफॉर्म का 3.85 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का 5.2। अब ये है क्या चीज वो आप समझो, ये है क्या चीज उसको आप यहां पे समझिए। अभी हमने देखा उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, तो यहां एक चीज याद रखिएगा, जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है, किसके बेटा, मोललता के। किसके समानुपाती होता है, मोललता के। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेल्टा टीबी समानुपाती होता है मोललता के। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम नियतांक लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, नियतांक। और यहां पे कौन सा नियतांक लगता है बेटा, केबी, जिसको हम मोलल नियतांक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी केबी एम, जिसपे हम न्यूमेरिकल लगा रहे थे। केबी आपका क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और सबके लिए फिक्स होता है। केबी का मान सबके लिए क्या होता है, फिक्स होता है। और यहां जहां एम बराबर क्या है बेटा, मोललता। एम बराबर क्या है, मोललता है। एम बराबर क्या है, मोललता है। और एम बराबर क्या होता है, देखिएगा, एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह हम क्या लिखेंगे, W × 1000 बटे में M × कैपिटल W।
छोटा वाला जो W है वो विलेय के लिए और बड़ा वाला जो W है वो विलायक के लिए। ठीक है, यानी यहां से हमको डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। डेल्टा टीबी बराबर आपको याद रखना है, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है बेटा, तो केबी इंटू डब्लू इंटू 1000 यानी 1000 बटे में m इंटू कैपिटल W। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? तो मोलल उन्नयन स्थिरांक आप लोगों को समझ में आ गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक। चलिए अगले तरफ चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी से। चल, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बाद हमारा है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बाद हमारा है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या हो गया बेटा, तो वही देखिए किसी विलायक के मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF निम्न प्रकार से परिभाषित की जा सकती है। जैसे 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF कहलाता है। यहां पर भी आप याद रखिएगा कि जो अवनमन स्थिरांक था, अवनमन स्थिरांक यानी डेल्टा TF, ये भी आपका समानुपाती होता है, ये भी आपका समानुपाती होता है किसके बेटा, मोललता के। किसके समानुपाती होगा, मोललता के। तो जब यहां पर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहां पर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, KF लगाते हैं। और KF का भी मान देखो जल के लिए अलग होता है 1.86। जल के लिए कितना होगा बेटा, 1.86। जल के लिए 1.86। फिर आपका एथिल अल्कोहल के लिए 1.99, क्लोरोफॉर्म का 4.70, बेंजीन का 5.12, कार्बन टेट्राक्लोराइड 31.8, कैम्फर यानी कपूर का 40.0। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है। तो अब यहां पर भी आप वही सेम काम कर लोगे। क्या कर लोगे बेटा, KF m का मान अभी हमने निकाला था, तो डेल्टा TF बराबर हमको एक फॉर्मूला यहां पर भी मिलेगा। डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू डब्लू इंटू 1000 बटे में m इंटू कैपिटल W, m इंटू कैपिटल W। क्लियर है? ये मोलल अवनमन स्थिरांक। क्लियर? इसी के आगे देखिएगा, वांट ऑफ गुणक और वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा में संबंध। वांट ऑफ गुणक और वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा में संबंध। तो पहले वियोजन होता क्या है वो समझ ले। वैद्युत अपघट्य का वियोजन किसे कहते हैं, तो यदि 1 मोल वैद्युत अपघट्य को पूर्ण वियोजन से उत्पन्न आयनों के मोलों की कुल संख्या है और वैद्युत अपघट्य की किसी सांद्रता पर वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा बराबर I, ये I है ना, अल्फा बराबर I-1 बटे में n-1, I-1 बटे में n-1। I क्या होता है, तो वांट ऑफ गुणक होता है। I क्या होता है, वांट ऑफ गुणक। ये संबंध होता है अल्फा बराबर I-1 n-1। कैसे आया, कैसे आया, तो वो ये देखो, देखो वांट ऑफ गुणक और विलेय के संयोजन की मात्रा में संबंध। वो वियोजन की मात्रा में संबंध था, ये संयोजन की मात्रा में संबंध है। तो माना विलेय के अणु परस्पर संगुणित होकर एक वृहद अणु, बड़ा अणु बना लेते हैं, तो संयोजन की मात्रा, यहां पर भी इसको भी अल्फा से, वियोजन की मात्रा हो या संयोजन की मात्रा हो, दोनों को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो जहां I बराबर देखो, I कैसे निकालते हैं,
संगुणक के उपरांत कणों की कुल संख्या बराबर संगुणक के पूर्व कणों की कुल संख्या। मतलब जब वो मिले तब उनकी संख्या क्या है और मिलने से पहले उनकी संख्या क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो संगुणक के उपरांत बाद में और संगुणक के पूर्व पहले कितनी संख्या थी, तो वहां से आपको आई मिलेगा और अल्फा बराबर 1 माइनस आई 1/1 माइनस एन हो जाता है। कब? जब हम संयोजन करते हैं। तो ये संयोजन के लिए अल्फा की वैल्यू है। वियोजन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा बराबर क्या था बेटा? आई माइनस 1/1 माइनस एन। ठीक है, ये जो है ये वाला वियोजन के लिए था, वियोजन, और ये वाला जो है ये किसके लिए है? संयोजन। जब संयोजन हो रहा होगा तब अल्फा और आई में संबंध है, और ये जब वियोजन हो रहा होगा तब अल्फा और आई में संबंध है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको आपको समझना है, और उस फॉर्मूले पे हमारा न्यूमेरिकल लगेगा। उसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल लगेगा। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं तो वो आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है मोलरता, जिसपे क्वेश्चन आएगा आपका। मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। तो मोलरता बराबर क्या होता है बेटा? विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। तो इसी को हम लिखते हैं क्या? कैपिटल एम बराबर, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है बेटा? तो उसको हम स्मॉल w इंटू 1000 बटे में m इंटू v से हमारा आयतन, और यह आयतन किस में हो जाता है बेटा? ml में। यह आयतन किस में हो जाता है? ml में। तो मोलरता निकालने का ये एक सूत्र है, मोलरता। ठीक है, दूसरा हमारा सूत्र आपको याद रखना है, मोलरता के बाद मोललता, मोलरता के बाद मोललता। तो मोललता क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, विलायक का भार, और ये किसमें? किलोग्राम में। विलायक का भार किसमें बेटा? किलोग्राम में। अब इसको मोललता को हम बेटा स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या तो वही W इंटू 1000 बटे में m इंटू कैपिटल W। स्मॉल m बराबर W बटे में स्मॉल m इंटू 1000 गुणे W। बात क्लियर है? मोलरता, मोललता, ये दो चीज। और यहां पे आप देख रहे हो, तीसरा आपको याद रखना होता है बेटा मोल प्रभाज। तीसरा याद रखना होता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में विलयन में कुल मोलों की संख्या।
मोलों की संख्या, घटक कणों की मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या। मोल प्रभाज को हम लोग बेटा काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो काई बराबर घटक कणों की, तो घटक कण विलयन में दो होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो अगर हम मान लो हमने विलेय को ए से माना है, विलेय को किससे माना है, ए से, तो काई ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे में एन ए प्लस एन बी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और काई बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। और यहां पे याद रखना है आप लोगों को नोट में एक बात, क्या कि काई ए प्लस काई बी का मान कितना होता है, 1 होता है। काई ए और काई बी का मान कितना होता है, मतलब काई ए और काई बी का जो योग होगा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जिसपे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 फॉर्मूले, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इन 3 फॉर्मूलों पर, और अभी हम लोगों ने जो आगे फॉर्मूले देखे उस पर, तो ये 3 फॉर्मूले, इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं हम। हो गया, चलो। इसके बाद आप चौथा पॉइंट याद रखिएगा, क्या चीज, कि अभी जो हमने वांट ऑफ फैक्टर देखा, वांट ऑफ फैक्टर के आधार पर जो अणु संख्यक गुण हमने निकाले थे उनके फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। वांट ऑफ फैक्टर के आधार पर अणु संख्यक गुण में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, और वो परिवर्तन क्या आता है बेटा, तो इसमें पहला समझिएगा, डेल्टा टी एफ बराबर हो जाता है आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाता है, आई के एफ एम। दूसरा, डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाता है, आई के बी एम। तीसरा, पी बराबर क्या आता है बेटा, सी आर टी, वहां क्या हो जाता है, आई सी आर टी। ये 3 फॉर्मूले, आप इसको ओपन कर सकते हो, एम को ओपन कर सकते हो, सी को ओपन कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को ओपन करके क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको अगर हम ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, आई एन आर टी अपॉन में वी। इसको एम की जगह भी हम एम मोललता जो लिखा हमने वो फॉर्मूला रख दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने, इस पे न्यूमेरिकल आपका आता है बोर्ड एग्जाम में। फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होगा। और 5वां और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम लोग कई बार देख रहे हैं, कई बार आ चुका, क्या चीज बेटा, मोल। मोल बराबर क्या होता है, मोल कैसे निकाला जाता है, तो मोल बराबर होता है दिया गया भार बटे में अणु भार, दिया गया भार बटे में अणु भार। और मोल को हम स्मॉल एन से और दिए गए भार को डब्ल्यू से और अणु भार को एम से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है हमारा मोल का फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ हमारा जो वन शॉट वीडियो है विलियन चैप्टर का, जिसमें हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदुएं थी वो सारी आपके सामने बताई जा चुकी हैं। तो इसको आप अच्छे से देखो और साथ ही साथ इस पे तैयार करो, और इसके आगे के जो आपके न्यूमेरिकल लगवाए जा रहे हैं उसको देखिए। आज के लिए इतना ही।